The central government in 2010 brought into effect the Right to Education Act 2009. This act ensured free and compulsory education for all children up to class 8. This act, however, came after a long-drawn battle in the Supreme Court of India. In 1992, a case registered with the title Mohini Jain and Unnithan versus the state of Andhra Pradesh, the Supreme Court ruled saying that the right to education is a fundamental right under the Constitution of India, which flows out of the right to life. In 1997, a constitutional amendment was made, and in 2009, a bill was passed by the Cabinet of Ministers, bringing this act into power. This act also mandated that all private schools were required to save 25% of their seats reserved for the economically weaker section students, and they were supposed to impart education to them at free of cost. In 2011, the Delhi government was the first among all states of the country to implement the Right to Education Act 2009. 12 years after the act was brought into power, the print traced the journey of 3 EWS students to see what their experiences were like. These 3 students included Abhishek Sanag of Tagore International School, Megha Rawat of South Delhi Public School, and Mohammad Hanzala of the Air Force Bal Bharti School. For Sanag, the experience and privilege of studying in a good school came with the feeling of othering. There were multiple occasions when he couldn't shake off the feeling that he didn't belong. पहले 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंसेस थे वो काफ़ी मतलब इंजॉयबल थे, क्योंकि नई चीज़ सीखने को मिली है, एक नया एनवायरनमेंट मिला है, और काफ़ी मतलब कि टीचर्स काफ़ी अच्छे थे उस टाइम पे जब इनिशियल स्टेज था, क्योंकि मैंने किंडरगार्टन से ज्वाइन किया हुआ था। एट द फर्स्ट 2 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें जो सीखने को मिली वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी मुझे। एंड उस टाइम पे इतना तो याद नहीं है, बट आई वॉज हैप्पी दैट डे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही एवरेज स्टूडेंट था, कभी अपना पोटेंशियल इतना पता नहीं था मुझे, तो उसके वजह से आई थिंक वो टाइम ठीक था। एंड इतना ज़्यादा फोकस नहीं था स्टडीज़ में, बस स्कूल जाता था, बट आई लव टू गो स्कूल मतलब एवरी डे। 2-3 साल तक मेरा फुल अटेंडेंस था जब मैं जूनियर था। तो चैलेंजेस मेनली ये था कि कम्युनिकेशन बिटवीन क्लासमेट्स वो काफ़ी अलग था। जैसे मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं थी जिसकी वजह से कम्युनिकेशन अलग, वो चीज़ जैसे एक 4th स्टैंडर्ड में इंस्टेंस हुआ था कि मुझे पता नहीं था कि अकाउंट क्या होता है, लेकिन अकाउंट मुझे रिसेंबल करता था बैंक अकाउंट, बट बाकी स्टूडेंट्स वो टॉकिंग अबाउट जीमेल अकाउंट, तो वो काफ़ी ऐसा था कि मुझे पता नहीं था। एंड मेरा पहला ईमेल एड्रेस भी मेरे एक फ्रेंड ने बनाया था कंप्यूटर क्लास में। डिफरेंस फील होता था क्योंकि अब कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं थी, तो उसके बारे में मैं क्या ही बात कर सकता हूँ, ना मैं उस कॉन्वर्सेशन में खुद ऐड कर सकता हूँ, ना मुझे पता है, तो मैं क्लूलेस हूँ। और उस टाइम पे इतना इंटरनेट भी नहीं था कि मैं जाकर वापस चेक कर सकूँ, क्योंकि मैंने जितना भी अपना कंप्यूटर अपने 5th-6th स्टैंडर्ड तक चलाया था, जितना भी इंटरनेट एक्सेस था वो सिर्फ स्कूल कंप्यूटर में था। आई थिंक एज टीनेजर पे सबसे बड़ा इंस्टेंस तो ये हुआ था कि माई डैड एक्सपायर्ड जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तो उस टाइम पे काफ़ी मतलब कि मैंने 1-2 महीने ऑफ लिया हुआ था, एंड काफ़ी मतलब कि काफ़ी इधर उधर था कि फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, फिर स्कूल में इतना अटेंशन नहीं था। मतलब कि मेरे सारे क्लासमेट्स को पता था कि माय फादर एक्सपायर्ड, तो उस टाइम पे मतलब कि इतना कि किसी को बुरा लगे या फिर वो बोले, तो इस चीज़ से काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स हो रहा था ये ना, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट। और दूसरी चीज़ आई थिंक एज अ टीनेजर काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी स्कूल में कि बच्चे चिढ़ाते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो उस टाइम पे काफ़ी मतलब बहुत लो था मेरा 8th 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक। However, Abhishek did not let this deter him. Today he is the youngest strength and fitness coach at Yonex Sunrise Shuttlers Academy, a badminton academy in Noida. His clientele includes athletics of international repute. For him, help came in the form of frisbee. फिर मैंने अल्टीमेट फ्रिस्बी ज्वाइन किया, मतलब खेला, 60 में खेला,
काफ़ी मज़ा आया था। फिर भी जो कम्युनिटी में खेल रहा था वो मेरे जैसे ही लोग थे, मतलब जो डिफरेंट मेरे ही सेम फाइनेंशियल बैकग्राउंड से थे। तो उनसे बात कर कर उनके साथ बात कर कर काफ़ी कॉन्फिडेंस हुआ। पहले मैं काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाता था, स्कूल में ही, फिर स्कूल से घर पे ही रहना, तो उस टाइम पे काफ़ी वो हुआ। बट जैसे जैसे मैंने खेलना स्टार्ट किया, बातें हुई, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ एंड फिर थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। आई थिंक कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ कि मैं पहले क्लास में कोने में बैठा रहता था, कोई कुछ पूछता था, जैसे टीचर्स अगर कुछ पूछते भी थी तभी भी मेरे पास आंसर्स नहीं थे। बट 11th-12th में जब टीचर्स पूछते थे तब मेरे पास आंसर्स भी था एंड कॉन्फिडेंस भी था बोलने का पूरे क्लास के सामने। मैंने बैडमिंटन एकेडमी में असिस्टेंट कंडीशनिंग कोच फुल टाइम जॉब किया है एंड नाउ मेरी मम्मी काफ़ी करती है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एंड मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहा कि कैसे, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा इतनी जल्दी हो सकता है। बट जब टाइम और एफर्ट मैंने डाला अपने काम के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर, आई थिंक वो काफ़ी हेल्प किया है एंड वो वैल्यू क्रिएट हुआ है मेरे ऊपर। कि पहले मैं सोचता था कि ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर रहना है, यही से मतलब कि इतना ही आई थिंक लाइफ रहेगा मेरा। बट धीरे धीरे कर करके मतलब वन स्टेप एट अ टाइम काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो इम्पॉसिबल भी होता है वो भी पॉसिबल लगने लग जाता है। तो ये Tell me about the people that you're working with in your academy. So right now I'm working with 2 Para-Olympians and 1 Deaf Olympians and 3-4 state champions, UP state champions, and Baki is people who are accommodated in the academy. So I'm helping them. Apart from them, I'm helping 2-3 more people in their journey to rehabilitation, क्योंकि काफ़ी इंजरी हो गया है अब तो उनको मतलब कि they are just my friend, so I'm just helping them. While Abhishek could not find a support system in his peers, 18-year-old Hanzala says that if he could go back, he would do his schooling all over again. He found his support system so strong that he was able to identify his passion and is now working towards it. मेरा हाल ही में एक ब्रदर हैं, वो अभी बाहर है इटली में, कज़न है मेरे। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि भाई तू भी वहीं पढ़ा रहेगा निज़ामुद्दीन में, तू क्या करेगा वहाँ पे, बस तू नाले पे खेलते रहेगा। तो जब से मेरे दिमाग में ये बात घूमने लगी, यार मैं अब यहाँ पे बैठना बंद करता हूँ, बहुत हो गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे घूमने नाले पे आना, या मैं मतलब यहाँ पे एक नाला है, यहाँ पे पुल पे मैं बहुत वहीं खेलता रहता था। तो मेरे दिमाग माइंड में ये सेट आया कि यहाँ पे बैठना बंद करते हैं, अब अपनी कोई यहाँ पे बैठना बंद करते हैं। यहाँ पे लोग भी अजीब सोचेंगे क्या बैठ के करते हो यहाँ पे, तुम यहीं पड़े रहोगे, कुछ काम धंधा नहीं है तुम्हें। तो अब फिर मैंने अपने दोस्त अलग बनाए, अपना स्टेटस अलग बनाया कि जगह अच्छी हो, मेरे लोग अच्छे हों तो चीज़ें भी अच्छे सीखने को मिलेंगी मुझे। तो फिर मैंने अपने दोस्त, स्कूल के दोस्तों को अपने ज़्यादा घुल मिलने लगा, उनसे ज़्यादा जाके मिलने लगा, बातचीत करने लगी, तो उनके साथ में रहने लगा। मुझे उनके साथ अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिली। जैसे मुझे कार्स के बारे में पहले कुछ नहीं पता था, मतलब एक होता है ना कि चीज़ें कि आप यहीं रहो, तो यहाँ से तुम्हें बाहर, अब तुम यहीं रहोगे तो बाहर का तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तो मैं उनके साथ रहा, मुझे बाइकों का बहुत शौक़ हुआ, कार्स का शौक़ हुआ। वो बहुत पढ़े लिखे घर के हैं, वो अच्छे घर के हैं, तो उनके साथ मुझे कार्स का शौक़ हुआ, बाइक का शौक़ हुआ। अभी हाल ही में मुझे स्कूटी भी नहीं आती, तो उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई, स्कूटी चलानी भी उन्होंने सिखाई। अभी हाल ही में फ़र्स्ट टाइम कोई दोस्त ऐसे कोई कार दे देगा जिसको कार नहीं आती, तो उसने मुझे हाल ही में फ़र्स्ट टाइम कार भी चलाना सिखाई कि कार कैसे चलाते हैं। ऐसे मुझे दोस्त मुझे बहुत अच्छे मिले, उनकी मैं बहुत वो करता हूँ कि मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं और चीज़ में हूँ। कॉलोनी के मैंने लड़कों के साथ बैठना उठना छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ का माहौल थोड़ा ठीक नहीं था, बाहर बैठना भी बेकार है, मतलब खाली तुम्हें बाहर क्यों बैठना, मैंने खाली बैठना बाहर बंद कर देता। पहले मैं बैठता करता था बहुत, लेकिन जब मुझे एक बंदा वो स्टेज आती है कि बंदा मैच्योर होने लगता है, उसे समझ आने लगती है कि ये चीज़ गलत है, तो ये बाहर आना वाना नहीं, बैठना उठना नहीं है। कोई गलत ही समझेगा भाई क्यों बैठे हो तुम बाहर खाली टाइम, तो मैंने बाहर बैठना उठना बंद कर दिया था। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा रहता नहीं था, बस घर में ही मैं अपने फ़ोन्स, टीवी हो गया या कज़न्स हो गए घर में, उनके साथ मैंने मस्ती कर ली जो करनी थी। बाकी टाइम मैं अपने स्कूल के दोस्तों के साथ ही होता हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल के दोस्त भी यहीं रहते हैं, निज़ामुद्दीन में रहते हैं, तो उनके साथ ही रहता हूँ। कभी मतलब मुझे घूमने का ज़्यादा शौक़ है, तो मैं अभी लगभग दिल्ली एक्सप्लोर कर रहा हूँ,
कि दिल्ली कितनी बड़ी है, क्या क्या है। मैं घूम रहा हूँ, जैसे जामा मस्जिद हो गया, मेरा जामा मस्जिद तो बहुत जाना आए दिन का डेली है मेरा। ओल्ड दिल्ली तो मैं बहुत डेली वहीं जाना है। फिर वो बहुत सी जगह हो गई, लक्ष्मी नगर हो गया, कीर्ति नगर हो गया, फिर CP हो गया। मेरा बहुत यहाँ पे दोस्तों के साथ मेरा आना जाना लगा रहता है। But Hansala now faces a unique problem. He no longer shares the ambitions of his friends from his neighborhood, but also doesn't fit in with his peers from his school either. He doesn't have the kind of resources that they have. However, for him to be able to start his journey, his mother, Tasveer Bano, had to walk kilometers in search of offices and officers to get the relevant documents. एडमिशन तो उस टाइम पे इनका नसीब अच्छे थे बच्चों के हमारे, जो हमने काफ़ी मेहनत करी। उस टाइम पे हमें नहीं मालूम था कि EWS का आज से 2010 में इनका एडमिशन शुरू हुआ था, तो हमें नहीं मालूम था कि ये ऐसे स्कूल्स भी हैं। तो हमने प्लानिंग यही था कि गवर्नमेंट स्कूल में ही जाना है बच्चों को, और कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन हम मेरे जो मौसी के बेटे कज़न्स हैं, तो वो इन चीज़ों में ज़्यादा, जैसे न्यूज़ वगैरह में या उसमें, तो वो करते थे। तो उन्होंने देखा कि नहीं, EWS का कुछ ऐसा कोटा है जो प्राइवेट स्कूलों में होता है। तो बच्चे हमारे मतलब छोटे बड़े सबके घर में थे। तो फिर उन्होंने मेरे से कहा, मेरी कज़न्स थी जो दोस्त के बारे में बता रहा है, तो उसने कहा कि उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि अपने एड्रेस प्रूफ सारे होने चाहिए आपके पास, और एक इसके लिए आपको इनकम शो करना होता है, जो इनकम सर्टिफिकेट देनी होती है। तो वो कहाँ बनेगा? वो बोले कि साकेत में बनेगा। साकेत में कैसे बनेगा? के लिए फॉर्म लाना होगा। मतलब वो जद्दोजहद फिर जो हमने शुरू करी बच्चों का, फिर हमने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम ऐड नहीं थे, फिर वो चेक किया, तो वो हमने पहले वो करवाया ठीक। मतलब इनका प्रॉपर ये 4+ में एडमिशन हुआ था, बेटी का 3+ में हुआ था। इन डिलीवरी के बाद में और उसके बाद में इन 3-4 सालों में बच्चों के मैंने डॉक्यूमेंट्स ही ठीक करने में ही लगे रहे। राशन कार्ड हमारा, बच्चों की ये जो था कि बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम वगैरह चढ़ाना, फिर इनकम सर्टिफिकेट के लिए धक्के खाने। इनकम सर्टिफिकेट उस टाइम पे इतना इजी नहीं था, बहुत मुश्किल था कि हाँ कभी कभी ये होता था कि हाँ उससे साइन करवाओ रजिस्ट्रेड ऑफिसर से या कुछ है। तो हम साकेत में गए, फिर साकेत में एक बार जाकर फॉर्म लेकर आना, फिर दोबारा हमें वहाँ जमा करके आना, अगर कुछ मिस्टेक है तो वो वापस आना। मतलब वो इतना बुरा हाल था हमारा कि मैं बता नहीं सकती थी कि ऐसा लगता था कि हम कौन सा टेस्ट दे रहे हैं या एग्ज़ाम्स दे रहे हैं जो अभी ख़त्म होने में नहीं आ रहा। खैर वो बहरहाल हमारा सब कुछ ये हो गया। लेकिन जब स्कूल का निकल कर आता है कि हाँ अब फॉर्म मिल रहे हैं, तो अब वो डिसाइड करना कौन से स्कूल में जाना है। तो हमने आसपास के स्कूल्स देखे, DPS था, या जैसे ये द बेनियन ट्री था, साउथ दिल्ली पब्लिक था, कैम्ब्रिज स्कूल था, और ये सरदार पटेल था, मॉडर्न स्कूल था। तो यकीन मानिए जो खान मार्केट के आसपास के जो स्कूल थे वो हमने पैदल ही करे हैं, क्योंकि हमने बस का और उसका इंतज़ार नहीं करा। पहले साईं बाबा मंदिर से पीछे फिर एयरफोर्स के पीछे सरदार पटेल। तो इस तरीके से हमने वो स्कूल पैदल ही कवरअप करके फॉर्म लिए, कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के बाद उनको भरकर फिर नेक्स्ट डे फिर उनको सब स्कूलों में बांट करके हाँ जमा कर देने। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाने थे उन लोगों को ओरिजिनल के साथ, फोटोकॉपी के साथ। तो हमें सुब्रतो पार्क, उनका हेड क्वार्टर जहाँ पर है एयरफोर्स का, आर्मी का, वहाँ पर बुलाया गया कि आप वहाँ पर लेकर आएंगे। मेरे हस्बैंड ने भी नहीं देखा था और ना मैं जानती थी। अल्लाह हम कैसे जाएंगे, कितनी दूर है, ना बस का ना कुछ है। तो पत्नी कैसे कैसे करके उस दिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ हम निकले। पहले हम इनकम सर्टिफिकेट साकेत से लेकर आए, क्योंकि कहेंगे कि आपको नया देना होगा। हमने बल्कि अप्लाई कर दिया था। पहले हम साकेत गए, साकेत से हमने लिया, फिर हम वहाँ से सीधा डायरेक्ट सुब्रतो के लिए ऑटो में कराए। उस टाइम पे ऑटो के हमारे 200 रुपये लगे। लेकिन पूरी प्रॉपर जगह पे जब भी नहीं पहुँचे, इतना पैदल वॉक किया था उस दिन। फिर मैं आसमान को देखती कि अल्लाह ताला हम जितनी ये मेहनत कर रहे हैं ना दोनों, बस ये बच्चे कामयाब कर दें हमें। For Megha Rawat, the stark difference in her family's financial status and that of her friends' prompted her to look for career options at a very young age. KG से लेकर 12 तक साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल डिफेंस कॉलोनी में जो है वहाँ पे पढ़ी हूँ। एंड मैं EWS स्टूडेंट थी, बट मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं EWS स्टूडेंट हूँ और मैं मतलब फ्री में पढ़ रही हूँ। मेरे को हमेशा मतलब स्कूल से सपोर्ट मिला, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरे को, और मैं स्कूल के लिए बहुत मेडल्स लेके आती थी। और मैंने स्कूल में बताया था कि मैं ये स्पोर्ट्स भी खेलती हूँ। सो मेरे को मतलब काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ,
टीचर्स एंड फ्रेंड्स जो भी थे तो काफ़ी सपोर्टिव थे। कभी उन्होंने मेरे को ऐसा फील नहीं करवाया कि डिसरिस्पेक्ट या कभी कुछ ऐसा फालतू नहीं बोलते थे कोई भी। सो हमेशा बहुत ही सपोर्टिव था। पर जैसे आप बता रहे थे छोटे छोटे इंसिडेंट्स कभी कभार आपको आपके मन में थोड़ा सा ऐसे सैड कर देते थे आपको, उसके बारे में बता सकते हैं? हाँ, जैसे कि स्कूल में पिकनिक होता था या तो कोई फंक्शन होता था तो उसमें क्या होता था कि जैसे और बच्चे हैं वो उनके पास ज़्यादा मनी होता था, उनका मतलब बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था, सो उनके पास ज़्यादा पैसे होते थे। बट हमारे साथ क्या होता था कि जैसे पिकनिक होता था अगर वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो वो हमारे घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो जो मेरा बड़ा भाई है वो भी सेम स्कूल में था, वो मेरे से 1 साल बड़ा है, सो हम दोनों एक ही साथ थे स्कूल में। तो दोनों का एक्सपेंस उठाना काफ़ी मुश्किल था। जैसे अगर ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप है तो वहाँ पे ज़्यादा पैसे लेते थे, तो हमारे पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, सो उस टाइम पे हम नहीं जा पाते थे। तो उस टाइम पे काफ़ी बुरा लगता था, फील होता था, क्योंकि सारी पूरे क्लास के स्टूडेंट्स जाते थे एंड फिर वहाँ से आने के बाद फिर वो लोग बातें करते थे कि वहाँ पे ये अच्छा था वो अच्छा था, तो उस टाइम पे बहुत बुरा लगता था। एंड जैसे स्कूल में कुछ फंक्शन होता था, जैसे अलग अलग स्टॉल लगते थे खाने के, डांस का, सो हमारे पेरेंट्स एक अमाउंट ही मतलब दे पाते थे दोनों को, जैसे 100-200, और उसमें या तो हमारे पास ऑप्शन था या तो हम खाने खा सकते थे या तो डांस कर सकते थे। बट औरों के पास ज़्यादा मनी रहता था तो वो दोनों चीज़ करते थे। तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि हाँ, मतलब बुरा लगता था उस टाइम पे कि हमारे पास क्यों नहीं है, हमें भी ये सब करना है। सो उस टाइम पे एक ऑप्शन रह जाता था। तो मेरा गोल है कि सबसे पहले मेरे को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, अपने ऊपर मतलब आप खड़े होना है एंड खुद के लिए अर्न करना है। देन उसके बाद अच्छी सी जॉब लेनी है। एंड मेरे को मतलब इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में काफ़ी, सो मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे को स्पोर्ट्स के थ्रू कुछ लाइक कोचिंग या ऐसा कुछ मिले, सो उसमें मैं उस जॉब कर पाऊँ एंड अच्छे से कमा पाऊँ। एंड जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इतना सपोर्ट करा है, मैं उनको भी सपोर्ट कर पाऊँ। सो पहला गोल है इंडिपेंडेंट होना। रनिंग में काफ़ी अच्छी हूँ। सो मेरे स्कूल से क्या होता था, हर ईयर जोनल लेवल या ऐसे होता था, वहाँ स्टेडियम में जाते थे, हर स्कूल से अलग अलग स्कूल से स्टूडेंट्स आते थे। सो मेरे जो सर थे, स्पोर्ट्स के सर थे, वो काफ़ी सपोर्टिव थे। सो वो मतलब ट्रायल लेते थे, तो उसमें मैंने भी पार्ट लिया। मेरे को पता चला कि मैं पूरे क्लास में सबसे फास्ट लड़की मैं हूँ। सो मेरे को लगा हाँ ये काफ़ी अच्छा है, तो मेरे सर को भी अच्छा लगा, वो मेरे को लेके गए स्टेडियम। वहाँ पे मेरा मतलब मैं 100 मीटर, 200, 800 मीटर्स में मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आता था। तो धीरे धीरे फिर उन्हें भी लगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ है पोटेंशियल, और मेरे को भी लगा। सो मैंने वहाँ से कंटिन्यू करा 12th तक। एंड सो लास्ट ईयर जो 12th में थी जब मैं, तब मेरा 100 मीटर, 200 मीटर एंड 800 मीटर में गोल्ड आया था जोनल लेवल पे स्कूल की तरफ से। हाँ, सो इंडियन फैमिली में हमेशा ऐसा होता है कि लड़की और लड़के में मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सो आई थिंक मतलब मैंने भी बहुत फेस करा है और मैं खुश हूँ कि मैं उसे ओवरकम कर पाई। मेरे साथ क्या होता था कि मेरा एक बड़ा भाई है, सो हमेशा उसको अलग ट्रीटमेंट मिलता था, मेरे को अलग मिलता था। जैसे जब मैंने अल्टीमेट फ्रिस्बी स्पोर्ट्स स्टार्ट करा खेलना, तो उसमें बाहर जाते थे टूर्नामेंट खेलने आउट ऑफ दिल्ली, तो उस टाइम पे फिर मेरे को अलाउड नहीं था घर से बाहर जाना। मम्मी पापा को तो यही अचीवमेंट ये होता है कि हाँ मुझे हमारे बच्चे अचीवमेंट कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है। अब उनको वो कहाँ जा रहे क्या जा रहे उससे मतलब नहीं, पर हाँ इतना पता है कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बड़ा ही काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सीधी सी बात है। नहीं तो हम और बच्चों को भी देखते हैं और लोग उनके बच्चों को भी देखते हैं, उनको तो मतलब ये चीज़ें पता भी नहीं होगी कि ये क्या कैसे बाहर जाते हैं या कैसे किसके साथ उठना बैठना कैसे वो होता है, क्या होता है, 5 स्टार क्या होता है या इंटरनेशनल क्या होता है। कई लोग तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, क्या दिक्कत है। तो उससे हमें अच्छा ही लगेगा। और हमने भी खुद ये पहले भी हमने भी देखा है ये सब चीज़ें कि हम भी मतलब वो करते थे कि यार हम तो कुछ भी नहीं है, लोग क्या क्या करते हैं, कैसे जाते हैं, क्या होता होगा। तो अब अगर हमारे बच्चे कर रहे हैं तो हमें तो अच्छा ही लगेगा। माँ बापों को तो ध्यान रहता ना,
उनकी तो जब तक वापस नहीं आएगी तब तक नींद भी नहीं आएगी, खाना भी वो ढंग से नहीं खाएंगे, 24 घंटे फ़ोन पे लगे रहेंगे कि कहाँ है, क्या है, कैसे है। ये तो हर माँ बाप का होता है, क्योंकि वो छोटी थी, छोटी का मतलब उसको तो पता भी नहीं था। 10-11 साल की उम्र से ये बाहर जाना शुरू कर दिया। फर्स्ट बारी हम पहले मैसूर गए, वो साथ में गए, मैं भी गया, तो उस टाइम बहुत छोटी थी। उसके बाद फिर हमने छोड़ दिया। फिर एक बारी मुंबई गई तो मम्मी गई साथ में, सूरत में मैं गया हूँ 1-2 बारी साथ में। तो जैसे 2-4 साल और निकल गए तो थोड़ा सा मैच्योर आने लगी। तो उसके बाद फिर हमने कहा अब चलो, सब लोग भी जानते थे तो जान पहचान सबसे हो गई, तो उसके बाद थोड़ा सा फ्री माइंड हो गए। The print along this journey found that while some students seldom faced challenges, others had a journey rife with challenges. While some students found strength, support and community in their schools and their classrooms, others had to struggle to even continue their education after class 8. 12 years after its implementation, the EWS quota or reservation is still a tricky gambit. This is Sonia Agrawal for The Print.